अस्सलाम वालेकुम। यास्मीन ऑडियो नॉवेल्स में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। हर बार की तरह इस बार भी हम आए हैं अपने एक नावल के साथ जिसका नाम है एक अदा थी ये, जिसकी मुसन्निफा का नाम है मुमताज़ कवल। तो चलते हैं अपने नावल की जानब। वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक शोर एक हकामा सा बरपा था। उसे पढ़ने के लिए जिस यकसोई की ज़रूरत थी वो मफबूत होकर रह गई थी। इसने फिर भी दिमाग को हाजिर रखते हुए किताब पर नजरें मरकूज करने की कोशिश की, मगर लाहासिल। इसने किताब बंद करके टेबल पर पठी और सर कुर्सी की पुश्त से टिका कर हिसाब को ढीला छोड़ दिया और इंतजार करने लगा कि बाहर से आती आवाजें बंद हो तो दोबारा किताब खोले, मगर बाहर होने वाला शोर बजाय कम होने के मजीद बढ़ गया। और अब तो अम्मा की आवाज़ भी आ रही थी। वो कुर्सी धकेल कर खड़ा हो गया और तन फन करता हुआ दरवाजे में जा खड़ा हुआ। अम्मा, अम्मा देखे ना, इसने मुझसे कहा, मैं तुम्हारे लिए टॉफी लाया हूँ, हाथ फैलाओ। और मैं जब हाथ फैलाया तो इसने मेरे हाथ में छिपकली रख दी। जरताज के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी और वो काम भी रही थी, जबकि हारिस, सोफिया और रिता पेट पकड़े बेतहाशा हंस रहे थे। गुज़श्ता 10 मिनट से होने वाला हंगामा इसी वजह से था। जरताज की होलनाक चीखों ने अज़म के दिमाग की चूलें तक हिला डाली थी। अम्मा ने आस्तीन से नाक और आंखें पोंछती जरताज को सीने से लगा लिया। हारिस के बच्चे, खुदा तुझे समझाए, देख तो बच्चे का दिल कैसा धड़ाधड़ कर रहा है। अम्मा ये देखो, ये छिपकली है नन्ही सी। हारिस ने तुम पकड़ कर छिपकली अम्मा के आगे लहराई तो अम्मा बेचारी भी दहल कर पीछे हो गई। बच्चे दोबारा खी खी करने लगे। कैसी नापाक चीज को पकड़ रखा है, छी गंदा, जाओ फेंको इसे और जाकर अच्छी तरह हाथ धोआओ। अम्मा नकली है रबर की। हारिस शरारत से आंखें घुमाते हुए बोला। अज़म दांत खिचकाए हुए वापस कमरे में चला आया। ये एक दिन की बात नहीं, यहाँ तो हर रोज का मामूल था। जिस दिन से ये मुसीबत की फूट अज़म के ख्याल के मुताबिक इस घर में आई थी, घर में जो सुकून था वो भी दरम बरम हो गया था। पहले ही बच्चों की तादाद क्या कम थी, आधा दर्जन बच्चे थे और घर को हिमा वक्त मैदान जंग बनाए रखते थे। जरा जो सुकून हो घर में। छोटा सा घर और 8 अफराद का कुंबा। फिर अम्मा बहन के फौत हो जाने के बाद जरताज को भी उठा कर ले आई। जब वो अम्मा के साथ आई तो 10-11 साल की थी। अव्वल दर्जे की अहमक और बुज़दिल लड़की, सांवला रंग और मरगला सा वजूद। इसके आने पर सबसे ज्यादा एतराज अज़म को ही हुआ था। वो इंतहाई दर्जे का पढ़ाकू बच्चा था। शुक्र है कि ऐनक नहीं लगी थी। और जिस जमाने में जरताज इनके घर आई वो 9वीं में था। शुरू से ही इसका रुझान मेडिकल की तरफ था। वो हार्ट सर्जन बनना चाहता था और इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत थी। घर में कुल 3 कमरे थे, जिसमें से एक तो बैठक के तौर पर इस्तेमाल होता। बाकी के दोनों कमरों में हर वक्त बच्चों का आना जाना लगा रहता, बल्कि पूरे घर को ही छोटे बहन भाई अखाड़ा बनाए रखते। अज़म तो पढ़ने के लिए कोने खतरे ही ढूंढता रह जाता और फिर सितम ये कि अम्मा जरताज को लेकर आ गई। इसके आने पर अज़म ने तो बाकायदा ववेला मचाया था। क्यों लेकर आई हैं आप इसे, इसके चचा वगैरह ले जाते। अम्मा ने हैरान होकर उसे देखा। ए बच्चे, तुझे क्या तकलीफ है? इतना छोटा सा घर है, इतनी कम आमदनी है अब्बा की, हम लोगों को ही नहीं पूरा हो पाता। आप एक और मुसीबत को उठा कर ले आई, इसने मुंह बनाते हुए कहा। घर छोटा है तो क्या हुआ, दिल बड़ा होना चाहिए। और बेटा, जो कुछ खाएगी अपने नसीब का खाएगी, तेरे हिस्से से नहीं खाएगी। मगर अम्मा, खबरदार जो आके एक लफ्ज़ भी कहा तो जाकर अपनी किताबों को चाट। अजीब माँ थी। बच्चे को इस दर्जे किताबों पर तवज्जो देना भी उन्हें खिलता था। और ये बात कुछ यूँ सही भी थी कि वो घर का बड़ा बेटा था, थोड़े बहुत बाहर के काम निपटा सकता था। मगर तौबा करो, जहाँ अम्मा ने कहा जा जरा बाजार से सब्जी लाते, जवाब मिलता, मैं पढ़ रहा हूँ अम्मा, हारिस से मंगवा ले। ये बिल जमा करवा दो, मैं पढ़ रहा हूँ। दाल ला दो, पढ़ रहा हूँ। आटा लाना है, मैं पढ़ रहा हूँ। छोटी बहन को बुला दो, मैं पढ़ रहा हूँ। और फिर अम्मा खुद ही सर पर बुरका डालकर गली गली सौदा लाने के लिए रुलती रहती। हर छोटे से छोटे काम के लिए उन्हें खुद ही बाजार के चक्कर लगाने पड़ते। उसे चाहिए था अच्छा खाना, अच्छा पहनना और पढ़ने के लिए पुरसुकून माहौल। अवल जिक्र दोनों ख्वाहिशें तो किसी न किसी तौर पर रो पीट कर पूरी हो जाती थी, मगर तीसरी ख्वाहिश के लिए वो बस दिल महसूस कर रह जाता। फिर इम्तहानों के दिनों में अपने दोस्त के घर का रुख करता, जिसके घर काफी बड़े थे। वो जिस माहौल में रहता था, इससे हमेशा कबीता हाजिर नजर आता। अब्बा का दुकान पर बैठना इसे एक आंख न बाता। काश कि मेरा बाप भी कोई बड़ा बिजनेसमैन होता या फिर किसी मल्टीनेशनल कंपनी में मुलाजिम होता। कितनी इज्जत होती सब लोगों के सामने, वो हसरत से सोचता रहता। इसे एक ही लगन थी, बल्कि जुनून था कि वो पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने और माशरे में एक बुलंद मकाम हासिल करे। और फिर लोग इसे रशीद परचून वाले का बेटा कहने के बजाय डॉक्टर अजमुल हक के नाम से पहचाने। सो वो ये मुकाम हासिल करने के लिए तन मन धन से जुटा हुआ था। ज़हीन भी बहुत था।
اس لیے ہمیشہ امتیازی نمبروں سے پاس ہوتا، باقی دوسرے بچے تو پڑھائی میں بس نارمل ہی تھے۔ زرتاج بھی انہی بچوں جیسی تھی۔ اسے اس گھر میں آئے 2 سال ہونے کو آیا تھا، مگر اعظم نے اسے ابھی تک گھر کا فرد تسلیم نہیں کیا تھا۔ باقی کی دونوں بہنیں اور بھائی اسے اپنی بہن ہی سمجھتے تھے، بلکہ حارث تو اس کے ساتھ گاڑی چھنتی تھی۔ حارث اس کا خیال بھی خوب رکھتا اور نوک چونک بھی خوب کرتا اور ستاتا بھی بے پناہ تھا۔ وہ جتنی ڈرپوک تھی، حارث اسے اتنا ہی ڈراتا، کبھی چھپکلی سے، کبھی ککروں سے، کبھی طرح طرح کے ماسک لگا کر اس کے ہاتھ سے چیزیں چھین چپٹ کر وہ کھا جاتا۔ زرتاج روتی چلاتی رہ جاتی اور وہ ساری کی ساری چیز ہڑپ کر جاتا۔ روز شام کو بڑے برآمدے کو اسٹیڈیم بنایا جاتا اور پورے جوش و خروش سے کرکٹ کھیلی جاتی۔ ایک ادم ایک ہنگامہ برپا رہتا۔ جب تک اعظم باہر نکل کر ان سب کی دو دو جام پر رسید نہ کر دیتا، ہنگامہ سرد نہ ہوتا۔ حارث تو کھسک جاتا، زرتاج اور چھوٹوں کی شامت آ جاتی۔ 2-4 دفعہ تو اس نے زرتاج کو بھی تھپڑ جڑ دیے اور ایسا کر کے اسے بے حد سکون ملتا تھا۔ اس دن وہ پرچہ دے کر آیا تھا، حالانکہ سب کچھ یاد تھا، اچھی خاصی محنت بھی کی تھی، مگر پھر بھی کوئی کمی سی رہ گئی تھی۔ جو پرچہ اس کی توقع کے مطابق نہیں ہوا اور وہ چڑچڑا سا ہو رہا تھا۔ اپنے آپ سے الجھتے ہوئے وہ گھر آئے اور گھر کے اندر قدم رکھتے ہی زرتاج بیگم سے سامنا ہو گیا۔ حارث نے زرتاج کی گڑیا توڑ دی اور وہ منہ پھاڑ کر رو رہی تھی۔ 11 سال کی لڑکی، کچھ تو عقل ہونا چاہیے، یہ کیا ہر وقت یا تو گلا پھاڑ کر روتے ہوئے ملے گی یا پھر چیخ چیخ کر سورے دبے تکے گانے گاتے ہوئے۔ ایک تو گرمی، پھر پرچہ خراب ہونے کا غم اور پھر ناپسندیدہ ترین ہستی کا شور و غل۔ وہ بنا گیا۔ منہ بند کرو اپنا، وہ زور سے چیخا۔ زرتاج نے گڑبڑا کر دوپٹے سے آنسو صاف کرتے ہوئے دائیں ہاتھ میں پکڑی ہوئی گڑیا اس کے آگے کر دی۔ یہ دیکھیں بھائی، حارث نے میری گڑیا کی ٹانگ توڑ دی، میں نے جیب خرچ جمع کر کے یہ باربی لی تھی، اس نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا۔ اس کے ہاتھ سے باربی جھپٹ کر اعظم نے اس کی دوسری ٹانگ بھی توڑ کر اسے دور اچھال دیا۔ بہت اچھا کیا اس نے، تمہارے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ زرتاج کا تو گویا دم ہی نکل گیا۔ وہ رونا چاہتی تھی مگر اعظم کے ڈر کی وجہ سے رو نہیں سکتی تھی، اس لیے منہ اور آنکھیں پھاڑے سے دیکھتی رہ گئی۔ یہ کوئی تمہاری گڑیا کھیلنے کی عمر ہے؟ مفت کی روٹیاں توڑتی رہتی ہو، اماں کے ساتھ کام کیا کرو۔ خالص ستیلی ماؤں والا جملہ بول کر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ حارث جو بھائی کو دیکھتے ہی چھپ گیا تھا، اس کی گڑیا اٹھائے پھر موجود ہوا۔ اسے دیکھتے ہوئے جیسے زرتاج نے منہ کھولنا چاہا، حارث نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ خبردار رونا نہیں، بھائی آ کر تمہارا گلا دبا دیں گے۔ اور سوری یار، میں نے تو مذاق کیا تھا، یہ بھائی تو بالکل جلاد ہے، میں تمہیں کل ہی نئی باربی لا دوں گا۔ اس کی بیچاری سی شکل دیکھ کر حارث کو رحم آ گیا۔ پرومس؟ یس پرومس، اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ زرتاج نے صوبیہ اور ریتا کے اسکول میں ایڈمیشن لے لیا تھا۔ صوبیہ اور ریتا تیسری کلاس میں تھی جبکہ اس نے 5ویں میں ایڈمیشن لیا تھا۔ وہ داخل ہونے کو تو ہو گئی تھی مگر اسے پڑھائی سے دلچسپی برائے نام کی تھی، پتہ نہیں کس طرح رو پیٹ کر 5 کلاسیں پاس کی تھی۔ ہر وقت بھاگ دوڑ کرنا، پڑوسیوں کے درخت سے امرود توڑ کر کھانا، صوبیہ اور ریتا کے ساتھ بے ہنگم کہکے لگانا، مختلف قسم کے فضول کھیل کھیلنا یا پھر لمبی تان کر سو جانا، یہ تھے اس کے پسندیدہ مشاغل۔ اعظم نے تو اسے کبھی کتابوں کو ہاتھ لگاتے نہیں دیکھا تھا۔ صوبیہ اور ریتا تو پھر بھی پڑھ لیتی تھیں جبکہ حارث اور وہ تو اسکول بھی مارے باندھے جاتے۔ صبح اٹھ کر تیار ہونا ہی اس کے لیے ذات تھا۔ اماں 10 آوازیں دیتی تب کہیں جا کر وہ اٹھتی۔ یونیفارم پہن کر جب وہ ناشتے کے لیے سب کے ساتھ بیٹھتی تو باڑا سا منہ کھول کر جمائیوں اور جمائیاں لے جاتی۔ اس کی ہر جمائی پر اعظم کا 1 کلو خون جل جاتا، اس کے لیے ناشتہ کرنا دوپہر ہو جاتا، مگر اس وجہ سے دل مار کر بیٹھا رہتا کہ اماں کچھ زیادہ ہی اس کے لاڈ اٹھاتی ہیں، یہ کہہ کر یتیم بچی ہے بیچاری۔ خدا خدا کر کے اعظم کے پیپر ختم ہوئے اور وہ پورے گھر میں جو ایک تناؤ کی کیفیت آ رہی تھی وہ ختم تو نہ ہوئی مگر اس میں کچھ کمی ضرور واقع ہو گئی تھی۔ آئیں بھائی کرکٹ کھیلتے ہیں۔ اعظم کا موڈ کچھ خوشگوار دیکھ کر حارث نے پیشکش کی۔ وہ بھی فارغ ہی تھا، چنانچہ تیار ہو گیا۔ برآمدے میں وکٹیں وغیرہ سب تیار تھیں۔ صوبیہ، ریتا اور زرتاج اپنی اپنی پوزیشن سنبھالی کھڑی تھی۔ بچوں کا دل رکھنے کے لیے وہ کھیلنے تو آ گیا تھا مگر زرتاج کو دیکھ کر اس کا منہ کڑواس ہو گیا اور سب باتوں میں ہوا وہ سب صفر ہوں مگر کرکٹ بہت اچھا کھیلتے تھے۔ زرتاج کی بولنگ کا تو جواب نہیں تھا۔ اس وقت وہ اعظم کو بولنگ کروا رہی تھی جب اعظم نے چھکا مارنے کے لیے زبردست ہٹ لگائی۔ چھکا تو نہیں لگا، البتہ سیدھی جا کر زرتاج کے منہ پر لگی تو اس کے منہ سے خون نکلنے لگا۔ ریتا، صوبیہ اور حارث پریشان ہو کر اس کی طرف دوڑے جبکہ وہ وہیں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ حسب معمول وہ گلا پھاڑ کر رو رہی تھی۔ اماں بھی کچن سے نکل کر آ گئی۔ خون دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ اسے پکڑ کر نلکے کے پاس لاتے ہوئے وہ بلند آواز میں اپنے بچوں کو کوس بھی رہی تھی۔ بھائی آپ نے جان بوجھ کر اسے بال ماری ہے نا؟ حارث کہاں چھوڑنے والا تھا، اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ پاگل ہو گیا، میں کیوں جان بوجھ کر ماروں گا، اس نے ڈپٹ کر کہا۔ مجھے پتہ ہے آپ اس سے چڑھتے ہیں، آپ نے جان بوجھ کر اسے بال ماری ہے، دماغ صحیح ہے تمہارا؟
मैंने तो छक्के के लिए हिट लगाई थी। जरताज का मुंह सूज गया था। अम्मा से डॉक्टर के पास ले गए। जब डॉक्टर के यहाँ से वापस आई तो वो भी यही सवाल लिए इसके सामने खड़ी हो गई। ला हौला वला कुव्वता, वो भुना गया। खुदा की कसम अम्मा, मैंने जानबूझकर नहीं मारा इसे। अच्छा, नहीं मारा होगा। ये तो हकीकत है ना कि तुम इस बच्चे से हम हुआ चिढ़ते हो। हुआ नहीं चिढ़ता, वो हरकतें ही ऐसी करती है। क्या करती है मसलन? हर वक्त उछल कूद, रोना चिल्लाना, ऊंची आवाज में गाने गाना। ये उम्र इसकी ऐसी हरकतों की। बूढ़ी नहीं है जो संजीदगी का चोला पहन ले। 11-12 साल की तो है। रिदा और सोबिया भी तो हैं, इससे छोटी ही हैं। वो तो नहीं करती इतनी हल्लड़बाजी। इसने एक और नुक्ता उठाया। करती हैं वो भी, क्यों नहीं करती? सब तुम्हारी नज़र में नहीं आता, इसलिए कि तुम सिर्फ इससे हार खाते हो। हर वक्त इसके मुतालिक मुनफी अंदाज में सोचते रहते हो। इसकी हर बात को नोट करते हो। बेचारी की माँ नहीं है, बाप ने दूसरी शादी कर ली। कैसे इसे सुतीली माँ के रहमो करम पर छोड़ दूँ? 2 वक्त का खाना खाती है, तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगाड़ती। उम्र के साथ साथ अकल भी आ ही जाएगी, अम्मा ने समझाया। मगर अज़म को जैसे पुख्ता यकीन था कि इसे अकल कभी नहीं आएगी। इंटर में अज़म के 85% नंबर आए थे और वो टेस्ट में भी कामयाब हो गया था। सो इसने मेडिकल कॉलेज ज्वाइन कर लिया। सब लोग खुश थे। खुद इसकी अपनी खुशी का तो कोई ठिकाना ही ना था। अब इसे अपना रोशन मुस्तकबिल सामने नजर आ रहा था। इसके अज़ाइम और हौसले में मजीद इजाफा हो गया था। इन दिनों में वो अपनी ज़ात में गुम और बहुत मुतमईन नजर आता था। रमज़ान शुरू होने वाले थे। अम्मा बच्चों के लिए रमज़ान से 6 दिन पहले ही ईद की खरीदारी कर लिया करती थी। हाँ, चूड़ियाँ, चप्पल, दूसरी छोटी मोटी चीज़ें रमज़ान के आखिरी दिनों में बच्चों को साथ लेकर दिलाती। तीनों बच्चों के लिए 2-2 जोड़े कपड़े लाती और 6 अदद जोड़े अम्मा ने अज़म की नज़रों के सामने ज़रताज के आगे रख दिए थे कि वो अपने लिए कपड़े पसंद कर ले। रिदा और सोबिया भी वही मौजूद थे और बड़े इश्तियाक के साथ कपड़े देख रही थी। ज़रताज ने बड़े मज़े से ऑरेंज और पैरेट ग्रीन कलर के सूट उठा लिए। सब जोड़ों में वही 2 जोड़े सबसे ज़्यादा खूबसूरत थे। दोनों बच्चियां हसरत से इसके हाथ में पकड़े जोड़े देख रही थी और वो इतराते हुए उठी और एक भरपूर मुस्कुराहट चलते बुनते अज़म की तरफ उछाली। अज़म के बर्दाश्त की हद खत्म हो गई। वो दिल में इस बात को ले गया और हल खाकर उठा था। अम्मा, ये क्या इंसाफी है? हद करती हैं आप भी। लोग अपनी औलाद को आगे रखते हुए हैं और अपनी बच्चियों को ग्रेड करके इस नाशुक्री लड़की को आगे कर रही हैं। इन कपड़ों पर पहला हक मेरी बहनों का है। पहले मेरी बहनें कपड़े पसंद करेंगी, फिर इसको कपड़े मिलेंगे। ज़रताज के हाथ से कपड़े झपटकर इसने अम्मा के आगे फेंक दिए और बिकता जुगता कमरे से निकल गया। अम्मा इसके इस अंदाज पर हक्का बक्का सी बैठी थीं, जबकि ज़रताज के हाली हाथ वहीं हवा में मुअल्लिक रह गए। अम्मा उठकर इसके करीब आ गई। दिल छोटा ना कर ज़री, ये कपड़े तेरे ही हैं। रिदा और सोबिया को अपने अपने जोड़े बहुत पसंद आए हैं। अज़म तो बेवकूफ़ है। हाँ, हमें अपने कपड़े बहुत पसंद आए हैं। वो बच्चियां भी साबुर शाकिर बच्चियां थीं। हाला अम्मी, मैंने तो सिर्फ भाई को चढ़ाने के लिए दोनों जोड़े उठाए थे, वरना आप मुझे जो जोड़ा देंगी मैं वो ले लूंगी। ये पैरेट ग्रीन सूट तो सोबिया पर बहुत अच्छा लगेगा और ऑरेंज कलर रिदा पर सूट करेगा। सुबह को सारे बच्चे स्कूल सुधारे अब्बा दुकान पर चले गए। घर में अम्मा और अज़म ही थे। अज़म की क्लासें भी शुरू नहीं हुई थी। अम्मा इसके लिए पराठा और ऑमलेट बनाकर लाई। वो बरामदे में तख्त पर बैठा अखबार पढ़ रहा था। अम्मा ने नाश्ते के ट्रे इसके आगे रखी और खुद भी इसके सामने बैठ गई। अज़म ने अखबार से निगाह हटाकर उन्हें देखा। वो जैसे कुछ कहना चाह रही थी। क्या बात है अम्मा, कुछ कहना है क्या? नवाला तोड़ते हुए इसने पूछा। क्या कहूँ बच्चे, तुझसे कुछ कहना पत्थर से सर टकराने के मुतरातिफ है। तुझ पर मेरी बातों का कुछ असर ही नहीं होता। अम्मा ने एक ठंडी आह भरी। क्यों अम्मा, ऐसी क्या बात हो गई? रात तूने कितनी बुरी हरकत की, किस तरह बच्ची का दिल दुखाया? कुछ एहसास है तुझे? मैंने दिल दुखाया बच्ची का? हाथ में पकड़ा नवाला इसने प्लेट में पटक दिया। इस बच्ची को नहीं देखती कैसी हरकतें करती है, कितनी ज्यादा खुदगर्ज है, किस तरह अपना हक समझकर कपड़े उठा लिए, जरा मुरब्बत और लिहाज ना किया। और आप हम सब की हल तलफी करती है। हर अच्छी चीज़ पहले इसके आगे आती है, फिर हमें मिलती है। सालन सबसे पहले आप इसके लिए निकाल कर रख देते हैं। फ्रूट इसके लिए ऐसे अलग निकाल कर रखा जाता है। क्या हम इसके टुकड़ों पल पल रहे हैं? लगता है हम सब आपके सतोले हैं और वो आपकी सगी है। उल्टी गंगा बह रही है यहाँ तो। वो तो पूरा जला बैठा था। क्या फ़ायदा तेरा इतना पढ़ने का? क्या यही सब पढ़ाया जाता है तुझे? क्या तुझे नहीं पता कि एक यतीम के क्या हकूक़ होते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन यतीम के सर पर हाथ रखने वाला और मैं इस तरह होंगे जैसे कि शहादत की उंगली और दरमियान वाली उंगली। तो क्या समझता है मुझे नहीं पता अपनी औलाद के हकूक़ का? मगर ऐसा मैं यतीम के मामले में अपनी अल्लाह से डरती हूँ, कहीं भी कभी भी इसकी दिल आज़ारी ना हो जाए। जिस बच्ची की माँ नहीं, बाप इसके लिए जीते जी मर गया, पूछा तक नहीं, वो बच्ची यतीम ही हुई। मैं अगर इसके साथ मेहरबानी का सलूक करूँगी तो अल्लाह के सिले में मेरे बच्चों को फल देगा, इनके लिए आसानियाँ पैदा करेगा, इनके मर्तबे बुलंद करेगा।
तुझे क्या पता, जब मैं इसकी शक्ल देखती हूँ तो मुझे अपनी छोटी बहन कितना याद आती है, वो जो जवानी में फौत हो गई, और कितनी मुफलिसी में इसने ज़िंदगी बसर की। अपनी बहन की तरह मैं इसकी बेटी को तरसते नहीं देख सकती। मेरा दिल चाहता है दुनिया की सारी खुशियाँ इसके आगे ढेर कर दूँ और इसे कांटा भी चुभने ना दूँ। अम्मा की आंखें झिलमिला गई। बिलाहिर इसने ज़रताज से चढ़ना छोड़ दिया। इसका सामना भी कम से कम करने लगा। वैसे भी अब इसके पास फुर्सत के लम्हात कम ही होते थे। 8वीं क्लास में ज़रताज के नंबर और पर्चों में तो अच्छे खासे आए थे, अलबत्ता इंग्लिश में बहुत कम नंबर थे। फेल होते होते रह गई थी और इस बात का इसे बहुत रंज था। हालांकि अज़म के ख्याल में वो चाहती तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकती थी, क्योंकि इसके पास फुर्सत ही फुर्सत थी। घर के छोटे मोटे काम रीता और सोबिया कर देती थी, जबकि खाना अम्मा पकाती थी। कपड़ों की धुलाई वगैरह भी वही करती थी। बज़ाहिर तो अज़म को यही नज़र आता था कि वो फारिग ही फारिग होती है, मगर हकीकतन ज़रताज स्कूल से आकर अम्मा का अच्छा खासा हाथ बटा देती थी। अब आते तो भाग भाग कर इनके काम करती, इन्हें चप्पल देती, नहाने के लिए पानी गर्म करके देती, खाना इनके आगे रखती, रात में इनके टांगे दबाती, मगर अज़म के सामने वो जान बूझ कर खुद से उठकर पानी भी न पीती। अज़म को इसी बात का गुस्सा था। काम न बनाने पर अम्मा ने इसे मलोल सा देखा तो इसके दिमाग में ये बात आई कि अगर अज़म ने 1 घंटा पढ़ा दी तो कितना अच्छा हो। और जब इन्होंने अज़म से ये बात कही तो इसने साफ इनकार कर दिया। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी पढ़ाई खुद इतनी टफ है। बेटा, सिर्फ 1 घंटे ही की तो बात है। नहीं अम्मा, अव्वल तो मेरे पास वक्त नहीं है, दूसरा ज़रतार जैसी बेढंगी लड़की को मैं कतई नहीं पढ़ा सकता, इसने कतई लहजे में कहा। क्या फिर मैं इसे ट्यूशन पढ़ने के लिए दूसरे घरों में भेजूं? मुझे नहीं पता, इसने कंधे झुकाए। अम्मा को इसके लापरवाह अंदाज पर एकदम गुस्सा आ गया। क्यों नहीं पता? क्या तुम इस घर के फर्द नहीं हो? छोटे बहन भाइयों को पढ़ाना तुम्हारा फर्ज है। क्या फ़ायदा तुम्हारी पढ़ाई का जो छोटे बहन भाइयों के काम भी ना कर सको? बस कह दिया, मैं शाम 7 से 8 बजे तक हारिस और ज़रताज को ट्यूशन देनी है, चाहे तो फीस भी ले लेना। अम्मा का नादर शाही हुक्म जारी हुआ और अज़म बुना कर रह गया। हर हाल हुक्म तो मानना ही था। दूसरे दिन शाम 6 बजे ज़रताज के साथ साथ हारिस भी ऊपर इसके कमरे में मौजूद था। अम्मा ने हारिस और इसके ऊपर कमरा बनवा दिया था, जहाँ वो दोनों सोते थे, तो अज़म सुकून के साथ बैठकर पढ़ भी लिया करता था। अज़म वॉशरूम से बाहर आया तो देखा वो दोनों नहायत डिसिप्लिन के साथ कारपेट पर अपनी किताबें लिए बैठे थे। वो अम्मा ही क्या जो अपनी बात ना मनवा लें। दिल ही दिल में वो इनसे लड़ते हुए इनके आगे बैठ गया। कॉपी दो मुझे अपनी इंग्लिश की। लठ मारने वाला अंदाज था। ज़रताज ने फटाफट कॉपी से पकड़ा दी। जो जो वो सफ़ार पलटता जा रहा था, इसका होंठ खोलता जा रहा था। इतनी गंदी राइटिंग, लगता था दूसरी जमात की बच्ची हो। और फिर ग्रामर और स्पीकिंग की गलतियाँ। हारिस का भी यही हाल था। तुम लोग इसको क्या झाड़ू लगाने जाते हो? इसने जल कर पूछा। क्यों भाई? हारिस मुनमुनाया। ये तुम्हारी कॉपी है, इससे अच्छी तो KG2 के बच्चों की कॉपी होगी। हम हाँ, इतनी भी अंधी नहीं चल रही। हारिस बुड़बुड़ाया। तभी से बैठो, ये उल्टी सीधी बकवास नहीं चलेगी। संजीदगी से पढ़ना है तो पढ़ो, वरना चलते फिरते नजर आओ। जी, हारिस और सरताज की मजबूरी थी कि वह दिल पर जबर करके वहीं बैठे रहे थे, वरना इस जैसे सड़ियल मिजाज आदमी से कौन पड़ता। सरताज इसके सामने आकर बैठने लगी तो ना चाहते हुए भी इसके हुलिये पर गौर करने लगा। अजीब अव्वल जलूल सा हुलिया था। दुपट्टा पीला तो कमीज हरी और शलवार काली। मुंह भी पता नहीं धोकर आई थी कि नहीं। बाल कभी तो कंघी किए हुए होते और कभी घोंसला लेकर आ जाती, और ज़रा कोई बात समझ में ना आती तो सर खुजाना शुरू कर देती। अज़म को गंध सी आ जाती। इस दफ़ा उसे टोक चुका था। हद है गंदगी की। इसी वजह से वो इसके साथ से कोई चीज़ लेकर खाना पसंद नहीं करता। दिमाग में इतना भूसा भरा हुआ है कि मुश्किल से ही कोई बात समझ में आती है। ज़ाहिर है जिस दिमाग में चुलबुलापन, फिल्में और साले घुसे होंगे, वहाँ तालीम का या दूसरी किताबों का क्या जिक्र। इन दोनों को ग्रामर समझा समझा कर अज़म का दिमाग थक चुका था। इस दिन भी वो इसे टेंस का इस्तेमाल समझा रहा था। 1 बार, 2 बार, 3 बार, चौथी बार भी जब इसने गलती की तो मारे दहशत के अज़म ने इसके रुखसार पर थप्पड़ जड़ दिया और हस्बे मामूल इसने बार सा मुँह खोलकर रोना शुरू कर दिया। शट अप, खामोश रहो, मुँह बंद करो, वो चीखा। हारिस मुँह खोले ये सारी कार्रवाई देख रहा था। ज़रताज ने कॉपी उठाकर अज़म के मुँह पर मारी और पाँव पटकते हुए चली गई। अज़म इसकी हिम्मत पर हक्का बक्का रह गया था, जबकि हारिस इस सूरत हाल से खूबे हंस उठा रहा था। इसका दिल चाह रहा था ज़रताज की जुर्रत पर इसे हराज तहसीन पेश करे और पंगड़ा डाले। तुम क्या अहमकों की तरह मुंह उठाए बैठे हो? मजमून याद करो अपना। वो पलट कर इस पर चीखा। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, हारिस ने दिल ही दिल में कहा। बाद में अज़म ने सोचा, चलो अच्छा हुआ जान छूट गई, अब वो पढ़ने तो नहीं आएगी। मगर इस बात वो इसके डीठ बने पर काफ़ी नाराज़ हो रहा था। जब दूसरे दिन वो ठीक 7 बजे इसके कमरे में मौजूद थी। सॉरी सर, मैं अपने कल के रवैये पर शर्मिंदा हूँ। इसके घूरने पर सर झुकाए कहा। जो पढ़ाने को वो इसे पढ़ा देता था और वो थोड़ा बहुत तावन
भी करने लगी थी, मगर इसने कभी इसका रिजल्ट पूछा और ना ही कभी ये मालूम किया कि मैट्रिक के बाद वो किस कॉलेज में एडमिशन लेगी। इन दिनों इतनी मसरूफियत हो गई थी कि इन दोनों को पढ़ाने के लिए वो बमुश्किल ही वक्त निकाल पाता। मुश्किल से 7-8 महीने ही इसने पढ़ाया था। इसका शुमार ऐसे लोगों में होता था जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, किसी और के मुतल्लिक सोचने के लिए इनके पास वक्त ही नहीं। वो तन मन धन से पढ़ाई में लगा हुआ था और फिर आखिरकार वो डॉक्टर बन गया, हाउस जॉब भी मिल गई। तो इसने अब्बा से बाहर जाकर पढ़ने की जिद शुरू कर दी। अब्बा बेचारे कहाँ इससे इतना पैसा लाते, मगर वो रोज़ ही रात को अब्बा की टांगें दबाते हुए एक ही रट लगाए रखता, अब्बा मुझे अमेरिका जाकर स्पेशलिस्ट बनना है, मुझे हार्ट सर्जन बनना है, प्लीज़ अब्बा किसी तरह बंदोबस्त कर दें। या फिर अम्मा के गले का हार बना रहता, अम्मा कुछ करे ना, मेरी ज़िंदगी और मौत का सवाल है, तौबा कर बच्चे। एमबीबीएस डॉक्टर बन गया, अब बस काफ़ी है। अब अपने अब्बा का हाथ बटा, ज़िंदगी और मौत का क्या सवाल है। अम्मा आप नहीं चाहती कि मैं माशरे में बुलंद मुकाम हासिल करूं, अपने बाप दादा का नाम रोशन करूं। एक आम सा डॉक्टर क्या कर सकता है, जॉब इतनी आसानी से नहीं मिलती। प्लीज़ अम्मा मैं आपको बहुत अच्छे से बहुत सारे जेवरात बना कर दूंगा। तो तेरी नज़र मेरे जेवर पर है, अम्मा ने इसे घूरा। वो घर बड़ा सा गया, यूँ रखे रखे जेवर किसी काम भी तो नहीं, मेरा मुस्तकबिल बन जाएगा फिर। अच्छे वक्तों में अम्मा ने हासा जेवर बनाया था, बहुत शौक था उन्हें जेवरात का, तकरीबन लाख 1.5 लाख का तो इनके पास है था। बेटे के इस तरह कहने पर वो खफा जरूर हुई, मगर पीछे फिर बेटे की मिन्नत समाजत ने इन्हें राम कर ही लिया। कुछ रकम का बंदोबस्त अब्बा ने कर दिया और जो बड़े जोशो खरोश से अमेरिका जाने की तैयारी में मसरूफ हो गया था। जब वीज़ा आने वाला था तब अम्मा ने एक नया शोशा छोड़ा। अम्मा के मुतालबे पर वो हक तक का रह गया। क्या कह रही हैं आप? हैरत से इसकी बड़ी आंखें फटने को हो गईं। यानी डॉक्टर अज़मुल हक ज़रताज के साथ? ओह नो नेवर अम्मा, ये सरासर फाउल है, नामुमकिन सी बात है ये। आप सोच होते मेरे सर पर मार लें, मगर ऐसी बात ना करें। कहाँ मैं कहाँ ज़रताज नाम लेते हुए इसका हलक तक कड़वा हो गया। क्यों, क्या फ़र्क है तुम दोनों में? तुम भी इंसान हो, वो भी इंसान है। वो मुझसे पूरे 6 साल छोटी है और मैं इसे कतई पसंद नहीं करता। इसका बचकाना हरकतें, छिछोरे अंदाज नहीं, हरगिज़ नहीं। वो ज़ोर ज़ोर से नफ़ी में सर हिलाते हुए कह रहा था, तुम कोई शहजादी नहीं हो या आसमान से नहीं उतरे हो। अल्लाह ने एक मर्तबा एक मुकाम दिया है तो इसका शुक्र अदा करो, ना कि दूसरे बंदों की तौहीन करने लगो। मैं अपना जेवर यूं ही तो नहीं दूंगी जब तक तुम मेरी बच्ची को अपना ना लोगे। मैं तुम्हें जेवर की हवा भी ना लगने दूंगी। आपकी बच्ची? और मैं क्या हूँ आपका? अम्मा के अल्फाज से हकीकतन इसे दचका लगा। तुम भी मेरे बेटे हो, मगर नाफरमान और खुदगर्ज़ बेटे। और अगर अच्छे बेटे होते तो हुक्म मान लेते माँ का। अम्मा और चाहे जो मर्जी मनवा ले, मगर प्लीज़। वो रूहान सा हो रहा था। देखो ये प्लीज़ विलीज़ रहने दो, मुझे हाँ या ना में जवाब चाहिए। अगर जाना चाहते हो तो जाने से 1 हफ्ता पहले तुम्हारा ज़रताज से निकाह होगा, वरना फिर बैठे रहो आराम से यहीं। बड़ा हतमी अंदाज था अम्मा का। इसने ज़च होकर अपना सर दोनों हाथों पर गिरा लिया। किस मुश्किल में डाल दिया था अम्मा ने। ये निकलते बन रही थी न उगलते। ज़रूरी तो नहीं कि निकाह जाने से पहले ही हो, बाद में भी तो आकर कर सकता है। मैं कहीं भागा तो नहीं जा रहा, आखिर थक हार कर कहा। और भागना किसे कहते हैं? ना बेटा ना, मैं भी तुम्हारी माँ हूँ, सब समझती हूँ। और तुम ये भी जानती हो कि जो कह दो पत्थर पर लकीर होता है। 2-4 दिन का सोचो फिर जवाब देना। माई फुट। इंतहाई तेज के आलम में इसने मेज़ के पाए को लात मारी और नतीजतन चोट लगने पर खुद ही कराहने लगा। तीसरे दिन ही इसने अम्मा की रजा पर सर झुका दिया था और किसी दिल से राजी हुआ था। ये वही जानता था। जितनी बार इसने ज़रताज के हवाले से कोई अच्छा तस्वर लाना चाहा, इसके सामने इसका अव्वल जलूल हुलिया ही आया। बुरी तरह सर खिजाती हुई, हाथ में रोटी और रोटी पर अचार आकर चटखारे लेकर खाती हुई, गंदगे से भरी गंदे कपड़ों खुलचते हुए सर के साथ भाग दौड़ में जाती हुई। भला वो इस काबिल थी कि डॉक्टर अज़मुल हक की शरीक सफ़र बने? नामुमकिन। अम्मा क्या समझती हैं? क्या मैं किसी एजाज की तरह इसे अपने सीने पे सजा कर रखूँगा? अमेरिका पहुंचते ही तलाकनामा ना भिजवाया तो मेरा नाम भी अज़मुल हक नहीं। और ज़रताज फिलहाल मंजर से गायब हो चुकी थी, इसे नज़र ही नहीं आती थी, वरना इससे लड़ झगड़ कर अपने दिल का बोझ हल्का कर लेता। पता नहीं फसाद की जड़ कहाँ गई हुई थी। इसके रजामंदी के बाद ही निकाह की तैयारियां शुरू हो गई। 2-4 करीबी अजीज़ों में दावतनामे तकसीम किए गए, कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग की गई, थोड़ा सा हल्का किला किया था और इधर इसका वीज़ा आया। इधर इसका निकाह ज़रताज से हो गया। जिंदा दिल खुश मिजाजी से तो वो पहले भी नहीं था, मगर इन 2 हफ्तों में तो अजीब सा बन गया था। ज़रा ज़रा सी बात पर काट खाने को दौड़ता। सारे ही बहन भाई सहम से गए थे, फिर भी इस खुशी के मौका पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे। जब तक अज़म घर में ना होता, बहनें ढोलक बजाती, गाने गाती, हारिस और फरमान डांस करते, मगर अज़म के घर में दाखिल होते ही हर तरफ खामोशी छा जाती। चंद अजीज़ों की मौजूदगी में निकाह हुआ। दोनों को बराबर में बिठाया गया। अज़म ने अम्मा के कहने पर नए कपड़े भी पहने थे, मगर मुँह इसका गुब्बारे की तरह फुला हुआ था। ज़रताज को पूरी तरह दुल्हन बनाया गया था। अज़म अपनी खोलन पर काबू ना
कर पा रहा था, इसे क्या देखता कि वो कैसी लग रही थी। उदा हुदा करके तकरीब खत्म हुई और वो रस्सा तड़ाकर भागा। थके थके शिकस्त हुर्दा अंदाज में सीढ़ियाँ चढ़कर वो अपने कमरे तक गया। पाँव की ठोकर से दरवाज़ा खोलकर अंदर कदम रखा और अंदर का मंजर देखकर किसी बम की तरह ब्लास्ट हो गया। ओह यू! गिराते हुए वो उंगलियाँ चुठाई, घबराई शर्माई सी ज़रताज के सर पर जा पहुँचा। तुम यहाँ कैसे आई? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? निकलो, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। खबरदार मेरे कमरे में कदम रखा। वो कफ उड़ा रहा था। बस नहीं चल रहा था कि इसे कत्ल कर दे। इसके सजे सजाए सुंदर रूप पर इसकी नज़र ही न गई। एहसास शिकस्त ने इसे तोड़ फोड़ कर रख दिया था। इसे हाथ से पकड़कर खींचते हुए दरवाजे तक लाया और बाहर की तरफ धकेल कर जोर जोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। इस दर्जा जिल्लत और तहीन पर ज़रताज के अंदर आहू चीहों का तूफान सा खड़ा हुआ था। इसने मुंह पर हाथ जमाकर अपनी चीहों का मुश्किल दबाया। सहन में लगे हुए तिनके से कितनी देर तक मुंह धोती रही, मगर आंसू थे कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ये सब हारिस और रिदा की कारस्तानी थी। इन दोनों ने ही इसे इसके कमरे में पहुंचाया था कि जिसके लिए इसने ये रूप सजाया था। वो तो दिल भर कर इसका ये रूप देख ले, तो फिर इसने कई सालों के लिए दूर परदेश चले जाना था। सरताज तो बिल्कुल भी राजी नहीं थी, मगर वो दोनों किसी न किसी तरह इसे बहला फुसला कर ले ही आए थे। इसकी तो पहले ही सिट्टी गुम थी और वो जालिम संगदिल इंसान जिसके सीने में दिल नहीं पत्थर था। तौलिए से मुंह खुश करने के बाद वो बोझल कदमों के साथ नीचे उतर आई थी, जहाँ हारिस, सीधा, सोबिया, ढेरों सवालात लोग जुबान पर रोके बैठे थे। मगर इसकी सूजी हुई आंखें और उतरा हुआ चेहरा देखकर वो चुप रह गई। इसके जाने में 2-4 दिन ही रह गए थे और वो अपनी तैयारियों में लगा हुआ था। ज़रताज को तो वो निगाह उठाकर देखना तक गवारा न करता। सुबह जब वो नाश्ते के इंतजार में बैठा अखबार पढ़ रहा था, तब ऐन इसकी नाक के नीचे चूड़ियाँ खनक उठी। वो चौंक सा गया। मेहंदी और चूड़ियों से मजीन हाथ इसके नाश्ते की ट्रे रख रहे थे। इसकी निगाह इसके हाथों से होते हुए सिर्फ गर्दन तक ही गई थी। अम्मा, अम्मा, वो बरम सा होकर चीहा, मुझे आपके हाथ का नाश्ता चाहिए। नाश्ता मैंने ही बनाया है, अम्मा ने किचन से ही जवाब दिया। नाश्ता रखकर ज़रताज दबे कदमों जा चुकी थी। सुबह ही सुबह मूड खराब कर दिया। इसने बेदिली से नाश्ते की तरफ हाथ बढ़ाया। जा बेटा, जा, शाबाश, थोड़ी इसकी मदद कर दे। इसको कहाँ ये सब करना आता है। पैकिंग कर दे और हाँ, देख, किसी पर्ची पर कोई अच्छी सी बात लिखकर इसके कपड़ों के तहों में छुपा देना, समझती है ना। अम्मा बड़े प्यार से इसे पिचकार रही थी। इसकी आंखों से आंसू जारी थे। अम्मा, मैं नहीं जाती। काट खाने को दौड़ते हैं वो मुझे बहुत डर लगता है। कोई बात नहीं, शुरू शुरू की बात है, बाद में ठीक हो जाएगा। जा, इसकी चीज़ और कपड़े बैग में रख दे। अम्मा, इसने बेबसी से हाथ मसले, अजीब मुश्किल में जान फंस गई है। वो इसका सामना करना नहीं चाहती थी। इसका हतकामेज़ रवैया इसे आठ आंसू रोने पर मजबूर कर देता था और अम्मा बसित थी कि वो इसके पास जाए। मजबूरन वो इसके कमरे तक आई। दरवाजे पर दस्तक दी तो हारिस ने इसे अंदर आने को कहा। अज़म कमरे में मौजूद नहीं था। वॉशरूम का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। वो शायद शेव बना रहा था। इसकी अलमारी खुली हुई थी और अटैची भी, जिसमें 1-2 जोड़े रखे थे। बाकी के सारे भी कपड़े वार्डरोब में ही हैंग किए हुए थे। ज़रताज अंदर आ गई तो हारिस, जो कि टीवी देख रहा था, मैना हैंदेज अंदाज में दीदे घुमाते हुए टीवी बंद करके खामोशी से रफू चक्कर हो गया। जबकि ज़रताज ने डरते डरते जैसे ही अलमारी में से कपड़ों के हैंगर्स निकाले, अज़म वॉशरूम से बरामद होकर किसी चप्पल की तरह इस पर झपटा और कपड़े से छीनकर बेड पर फेंक दिए। ज़्यादा हीरोइन बनने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद रख लूँगा अपने कपड़े। क्या समझती हो तुम, इस तरह मुझे अपने दाम में फंसा लोगी? माई फुट, आई हेट यू। मैं मर जाऊँगा मगर तुम्हारा साथ कभी कबूल नहीं करूँगा। नफरत है मुझे तुम्हारे बेढंगे वजूद से। और ऊपर मत समझना कि सारी उम्र तुम्हें तोप बनाकर अपने गले में लटका कर रखूँगा। बहुत जल्द वहाँ पहुँचते ही तुम्हें आज़ादी का परवाना रवाना कर दूँगा। तुम्हारी किसी हमदर्दी की बात आमन की मुझे कतई ज़रूरत नहीं है। जाओ, निकलो मेरे कमरे से और आइंदा कभी इधर का रुख ना करना। हिफ़्फ़त से ज़रताज का चेहरा फीका पड़ गया। ज़बत करते करते इसने अपने होंठ दांतों तले कुचल डाले और अम्मा के सामने आकर फूट फूट कर रो पड़ी। अम्मा, आपने मेरे साथ ये जुल्म क्यों किया? जब मैं इनके काबिल ही नहीं थे तो क्यों बांधा आपने ये बंधन, और मुझे बार बार इनके पास जलील करवाने के लिए क्यों भेजती है? मैं मर जाऊंगी मगर अब इनके सामने नहीं जाऊंगी। इनके सीने में दिल नहीं पत्थर है, और पत्थर से सर टकराने के क्या फ़ायदा? इन्हें अपनी ज़ात के अलावा कुछ समझाई नहीं देता। ये सब सुनकर अम्मा भी चुपकी हो रही है। फिर सोबिया और रिदा इसकी तैयारी मुकम्मल की और सुबह 6 बजे की फ़्लाइट से वो अमेरिका रवाना हो गया। घर के सब लोग, इसके अहबार और दोस्त इसे एयरपोर्ट छोड़ने आ गए थे, मगर ज़रताज नहीं गई और इसकी कीमत की अज़म ने बिल्कुल भी महसूस नहीं किया था। 4-5 महीने तक इसे वहाँ एडजस्ट होने में परेशानी हुई। रहाइश का यूँ मसला नहीं था। इसके दोस्त का भाई डॉक्टर फ़हद 1 साल बेशतर अमेरिका आया था। अज़म इसके अपार्टमेंट में रहाइश पजीर था। डॉक्टर फ़हद हादसा जिंदा दिल और जूली इंसान था। अज़म जैसे खुश्क बंदे की खुशकी भी इसने बहुत थोड़े अरसे में
جاڑ دی تھی۔ اعظم نے تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ چھوٹی موٹی جاب بھی حاصل کر لی۔ شروع میں ٹیکسی بھی چلانا پڑی، پیٹرول پمپ پر بھی ملازم ہوا، اخبار بھی تقسیم کیا۔ وہ صرف 4 گھنٹے جاب کرتا تھا، باقی اس کے صرف پاس پڑھائی کے لیے وقت بچتا تھا۔ 5ویں مہینے میں اسے ایک اسٹور میں ملازمت مل گئی۔ زیادہ دوستیاں کرنے کی نہ اسے پہلے عادت تھی اور نہ ہی اب اس نے کسی کو دوست بنایا تھا۔ صنف نازک سے بھی سے کوئی خاصی دلچسپی نہیں تھی، بس پڑھنا، پڑھنا اور پڑھنا، یہی تھا اس کا نصب العین۔ باقی ڈاکٹر فہد اس کا خاص طور پر خیال رکھتا، اس کی ہر وقت اخلاقی اور مالی مدد کے لیے تیار رہتا، اس کی پڑھائی میں اس کی مدد کرتا۔ امریکہ آنے کے کچھ عرصے بعد جب وہ سیٹ ہو گیا تو اس نے سوچا کہ زرتاج کو طلاق کے کاغذات بھجوا دے، ہم وہاں دوں چلا لٹکائے رہنے کا کیا فائدہ۔ کاغذات کی تیاری میں اس نے کچھ کارروائی بھی کر لی، مگر پھر اسے خیال آیا کہ اسی اچانک کارروائی سے اماں کو کچھ نہ ہو جائے، وہ پہلے بلڈ پریشر کی مریض تھی۔ اگر خدا نہ خواستہ انہیں ہارٹ اٹیک وغیرہ ہو گیا تو بس یہی سوچ کر اس نے اس کارروائی کو اپنے پاکستان واپس جانے پر موقوف کر دیا۔ گھر سے فون بھی آتے تھے، خط بھی لکھے جاتے، مگر کبھی بھی گھر کے کسی فرد نے زرتاج کا ذکر نہیں کیا تھا، حتیٰ کہ اماں بھی ہر وقت زرتاج زرتاج کے گیت گاتی رہتی تھی۔ وہ بھی اس معاملے میں چپ تھی۔ اعظم کو اس سے رتی برابر بھی دلچسپی نہیں تھی، اس نے کبھی جانے کی کوشش نہ کی تھی۔ ہاں، باقی گھر کے ہر فرد کی حیثیت معلوم کرتا، ردا، صوبیہ، حارث، فرحان، اماں، ابا، سب سے فرداً فرداً گفتگو کرتا، ان کے معمولات پوچھتا، انہیں مزید آگے بڑھنے کی نصیحتیں کرتا۔ اسے امریکہ آئے ہوئے دوسرا سال تھا۔ اس عرصے میں حارث BSc کر چکا تھا، ردا اور صوبیہ انٹر میں تھی اور فرحان میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا۔ ابا بیمار ہو گئے تھے، دکان پر زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتے تھے، اس لیے حارث کو مجبور کرتے تھے کہ وہ دکان پر بیٹھے، جبکہ حارث ملازمت کرنا چاہتا تھا جو اسے مل کر نہیں دے رہی تھی۔ کئی بار اس نے اعظم سے فرمائش کی کہ وہ امریکہ بلا لے، مگر اعظم ہر بار ہنس کر ٹال دیتا۔ اس نے پہلے ایک رقم جمع کر کے ابا کو بھیجی، جس میں اماں کے زیورات کے پیسے بھی تھے، اور پھر وہ ہر ماہ تھوڑی سی بچت کر کے پاکستان بھیجنے لگا۔ یوں راوی چین ہی چین لکھتا گیا۔ چوتھے سال اسے ایک بڑے ہسپتال میں جاب مل گئی۔ فہد PC ہسپتال میں تھا۔ اچھی انکم ہونے لگی تو اس نے ماں باپ بہن بھائیوں کا حق سمجھتے ہوئے انہیں اچھے خاصے پیسے بھیجنا شروع کر دیا، اور دوسرے سال کے عرصے میں اس نے اتنا کچھ بھیج دیا کہ ابا نے گھر کو نئے سرے سے تعمیر کر کے 3 منزلہ بنا لیا تھا۔ حارث ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرنے لگا تھا اور صوبیہ اور ردا کے رشتے طے ہو گئے تھے۔ اس کے پاکستان آنے پر شادی ہونا تھی، مگر فی الحال اس کا پاکستان جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اماں ہمیشہ اس سے واپس آنے کا کہتی اور وہ صرف ہوں ہاں کر کے رہ جاتا، اور اماں دکھی ہو جاتی۔ پتہ نہیں تیرے ماں باپ کب تک زندہ رہیں، کیا تم نے اپنی شکل بھی نہیں دکھائے گا؟ آؤں گا اماں، جلد آؤں گا، بس آپ تھوڑا سا انتظار کر لیں۔ اس نے اماں کو تسلیاں دینا شروع کر دی تھیں۔ اس طویل عرصے میں ڈاکٹر فہد نے اس کی اچھی خاصی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی۔ جب وہ دونوں فرصت کے لمحات میں مل بیٹھتے تو فہد اپنی خوش مزاجی کے باعث کئی باتیں ایسے کر جاتا جس پر اعظم جیسا خشک اور روکھا بندہ بھی کہکے لگانے پر مجبور ہو جاتا۔ ویسے بھی ابھی جبکہ وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو چکا تھا تو اس کی ذات پر جو سنجیدگی کا ہول چڑھا ہوا تھا وہ چٹکنا شروع ہو گیا۔ اب دنیا کی رنگینیوں کو محسوس کرنے کی اس کی جس پورے طور پر تو نہیں مگر کچھ بیدار ہو چکی تھی۔ اس کی جاب کو تیسرا سال تھا اور وہ ہارٹ سرجن بن چکا تھا۔ جب ایک دن فہد نے اسے کہا، یار کیا وہ واپس اپنے پردیس نہیں جانا؟ جانا ہے، کیوں نہیں جانا، مگر کب؟ یار کیا ایسا نہیں لگتا کہ جو پیسہ کمانے کی مشین بن گئے ہوں، اپنے گھر والوں سے، عزیزوں سے دور بیگار کاٹ رہے ہوں، اور پھر ہم اپنا ٹیلنٹ ہے، اپنے شعبے مخلص ہیں، تو پھر کیوں ہم یہ کارکردگی اور خلوص دوسرے لوگوں پر ضائع کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے ٹیلنٹ کی، ہمارے علاج کی ضرورت ہمارے ملک کو، ہمارے لوگوں کو نہیں؟ بڑا ظلم ہے یار یہ تو۔ کل میں سوچ رہا تھا ہم پیدا پاکستان میں ہوئے، ہماری پرورش پاکستان میں ہوئی، ہمیں نام اور مرتبہ پاکستان نے دیا، اور ہم فائدہ غیر ملکیوں کو پہنچا رہے ہیں۔ ہمارے اپنے لوگ علاج سے محروم ہیں، وہاں تو اپنے ہی ڈاکٹرز کی کمی ہے۔ کیا یہ اچھا نہ ہو کہ ہم اپنے ملک میں جا کر اسپتال کھولیں، غریبوں کا علاج مفت کریں؟ سب کچھ دولت ہی تو نہیں ہے، انسان کچھ اپنی آخرت بھی تو سنوارے۔ بس یار میں نے تو سوچ لیا ہے کہ اب پاکستان جاؤں گا، اپنے لوگوں کے پاس، اپنے وطن میں، اپنی سرزمین میں۔ بہت دولت حاصل کر لی میں نے، کافی ہے میرے لیے یہ سب، اب میرے وطن کو میری ضرورت ہے۔ جذبوں کی حدت اس کے چہرے سرخ چمک رہا تھا، اور اعظم پوری آنکھیں کھولے اس جذباتی بندے کو دیکھ رہا تھا جو لمحوں میں فیصلہ کرتا تھا اور اپنے فیصلوں پر عملدار ہونے لگا تھا۔ مستقل رہنے کے ارادے سے تو وہ بھی امریکہ نہیں آیا تھا، مگر ابھی 2-4 سال مزید وہاں رکنا چاہتا تھا۔ مگر فہد کی جذباتی تقریروں نے آخرکار کام کر دکھایا اور وہ دونوں آخرکار اپنے وطن لوٹ آئے۔ وہ ہارٹ سرجن تھا، ایک کامیاب ڈاکٹر، اس کے خاندان کے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں تھا۔ اس کے آنے پر کئی دیگیں چڑھائی گئی، سارے خاندان والے جمع تھے اور وہ بڑے فخر سے سر اٹھائے بیٹھا تھا۔ اماں اس کی بلائیں لیتے نہ تھکتی تھیں، بہنیں صدقے واری جا رہی تھیں، حارث اور فرحان اس کے ساتھ چپک کر بیٹھے ہوئے تھے، اور ابا چہرہ بیٹے کی کامیابی پر جگر کر رہا تھا۔ بہت سارے لوگ ایسی ہی دعائیں اور مبارکباد سمیٹتے گزر گئے۔
फहद को इसे प्राइवेट अस्पताल में ऑफर आई थी, मगर डॉक्टर फहद ने कहा हम खिदमत हलक का जज्बा लेकर अपने वतन वापस आए हैं, हम दोनों गवर्नमेंट अस्पताल में मुलाजमत करेंगे। सो इसने और फहद ने गवर्नमेंट अस्पताल में मुलाजमत कर ली। इस दौरान अज़म को अंदाज़ा हुआ कि पाकिस्तान अवाम किस तरह वेलफेयर के कामों में हिस्सा लेती है, किस तरह रात के अंधेरों में लाखों रुपए दुआओं और गरीबों के इलाज के लिए देकर जाते हैं और अपना नाम तक बताना पसंद नहीं करते। अगर अस्पताल में का अमला दयानतदारी से इन रकूम का इस्तेमाल करे तो पाकिस्तान में कोई आदमी इलाज मुआवजे से महरूम ना रहे। और बाज़ डॉक्टर भी इतने पुरहलूस पूरा अच्छे थे कि इनके जज्बे को देखकर हैरत होती थी, जैसे कि डॉक्टर उस्मान जो कि एक बारिश डॉक्टर थे। अज़म तो सोच भी नहीं सकता था कि इस प्रोफेशन से इंसान इतना दरवेश सिफत भी हो सकता है, आज जो इनकसारी का ऐसा पेकर भी हो सकता है। ये अज़म की खुशकिस्मती थी कि इसे हमेशा ऐसी सोहबत मिली जिसने इसके अंदर इंसानियत को जिंदा कर दिया, इसके अंदर के तकब्बुर और गुरूर को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करना शुरू कर दिया। इनके समझाने का अंदाज बहुत मौसर था, इंसान का दिल खुद ब खुद इनकी तरफ खींचा चला जाता था। आप कितनी भी तरक्की कर लें, कोई भी मनसब हासिल कर लें, आप अल्लाह ताला के बंदे ही रहेंगे, खुदा नहीं बन जाएंगे। बंदे और अल्लाह ताला का ताल्लुक कभी ख़त्म नहीं होता। अव्वल व आखिर हम अल्लाह के बंदे ही हैं। इनका काम है आज जो इनकसारी करना और अजज़ की इंतहाई हालत है। बंदे की कमतर तरीन हालत सजदा के माथा भी हाथ पर है, नाक भी और ज़ुबान पर है। सुबहान रब्बी आला, सुबहान रब्बी आला। अल्लाह की ज़ात बज़ाहिर कमतर तरीन पोजीशन, मगर देखा और समझा जाए तो यही सजदा हमें ज़िंदगी के आला तरीन मनसब पर पहुँचा देता है। तो मेरे बच्चों, नमाज़ पढ़ा करो, बाकायदगी के साथ। नमाज फ़र्ज़ इबादत है, अल्लाह का कर्ब हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया है। अज़म डॉक्टर उस्मान को आइडियालिज़ करने लगा था, चनाचे वो इनकी जैसी खूबियाँ अपने अंदर भी पैदा करना चाहता था। इसने नमाज की पाबंदी की कोशिशें शुरू कर दी। सुबह फजर की नमाज के लिए जब वो उठता तो नमाज से फारिग होने के बाद वो टेरेस पर आकर खड़ा हो जाता। मशरिक से उभरता हुआ नारंगी गोला चिड़ियों का चहचहाना आसमान की वसअतों में फैलती हुई नार नजी करने इसके अंदर गदार सा पैदा कर देती। इससे पहले कभी भी इसने मनाज़र की खूबसूरती को महसूस नहीं किया था। इन दिनों इनके अस्पताल में मेडिकल कॉलेज से फारिग होने वाली लड़कियां हाउस जॉब के लिए आ रही थीं। वो डॉक्टर फहद के साथ राहदारी से गुजर रहा था जब डॉक्टर फहद इसके कान के पास मुंह लाकर गुनगुनाया था, हुस्न को चांद, जवानी को कवल कहते हैं, इनकी सूरत नजर आए तो हम गजल कहते हैं। अज़म इसे घूर कर देखा। फहद ने आंख से सामने इशारा किया और सामने काउंटर पर खड़े डॉक्टर को देखकर अज़म एकदम ही चौंक सा गया। ये तो शायद नहीं, मगर इसे शक सा हुआ। वो खूबसूरत दराज का नाजुक सी लड़की जिसके लाइट ब्राउन बालों की लंबी और घनी चोटी इसकी कमर तक झूल रही थी, वो ज़रताश तो नहीं हो सकती थी। भला वो खोड़ मगज सी लड़की डॉक्टर कैसे बन सकती है? और अगर ऐसा होता तो अम्मा तो ज़रूर जिक्र करती, यकीनन ये कोई और है। इस पर नज़र जमाए जमाए अज़म ने सोचा, सफ़ेद आवर आल पहने वो अपने साथ थी, डॉक्टर से महू गुफ्तू थी। इन दोनों की मौजूदगी का एहसास हुआ तो उसने फ़ौरन से पेशतर बड़े से दुपट्टे से सर ढक लिया। इसकी मोहयत को महसूस करके फहद ने इसकी आंखों के आगे हाथ लहराते हुए कहा, यार वापस आ जाओ, वैसे है ना एवन। फहद अपना प्रोफेशन देखो और ये छिछोरी हरकतें। अज़म इसे शर्म दिलाना चाहिए। क्या प्रोफेशन? डॉक्टर हूँ तो क्या हुआ? क्या दिल नहीं है मेरे पास? हंस लतीफ़ तो रखता हूँ, अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों की तारीफ तो कर सकता हूँ। वो भी एक नंबर का ड्रीट था। करीब से गुजरे जरने पर दोनों ने मुश्तरका सलाम किया और हवा के नरम झोंके की तरह इनके पास से गुजर गई। हक हा, फहद ने ठंडी आह भरी। हम वहाँ ही इतने साल फरंगों के मुल्क में ज़ाया किए, ज़्यादा ही ओवर नहीं हो रहे हो? इसके कंधे पर हाथ मारते हुए अज़म बोला, वैसे यार ये तो मजाक था। सोचने की बात यह है कि हमने इतने साल अपना करियर बनाने में सिर्फ कर दिए, अब अपनी ज़िंदगी पर भी तवज्जो देनी चाहिए। तुम्हारा शादी के बारे में क्या ख्याल है? मैं तो संजीदगी से सोच रहा हूँ कि कोई भली सी लड़की देकर शादी कर लूँ। वो इस वक्त अस्पताल की इमारत से बाहर निकले आए थे और लॉन में उगी हुई नरम घास पर चढ़ रहे थे। फहद के तवज्जो दिलाने पर इसके अंदर भी एक खूबसूरत और मनचाहे साथी की तमन्ना जाग उठी। तब इसे याद आया कि 7 साल पहले इसका निकाह ज़रताज से हुआ था। वह ज़रताज जो इसकी चिड़ थी, इसके बारे में सोचते हुए इसका हलक तक कड़वा हो गया और इसका फैसला भी एक दिन करना था। इसके लिए वो किसी मुनासिब मौके के इंतज़ार में था। फिलहाल तो उसे घर में कहीं भी नज़र नहीं आई थी, या वो अपने वालिद के पास जा चुकी थी या फिर इसके घर में दाखिल होते ही कहीं छुप जाती थी और इसे देखने की खोजने की इसे ख्वाहिश भी नहीं थी। ज़बरदस्त शौक तो इसे इस बार लगा जब डॉक्टर रिजवी ने इस लड़की को डॉक्टर ज़रताज कहकर मुखातिब किया। हैरत से इसका मुंह खुला रह गया। तो क्या वाकई ये वही ज़रताज थी? वो बेढंगे हुलिये वाली, मुंह फाड़ कर रोने वाली, रोटी के ऊपर चार आकर खाने वाली ज़रताज, डॉक्टर ज़रताज आज इसके सामने डॉक्टर ज़रताज की शक्ल में उजले शफाफ सफ़ेद लिबास में, इसके हाथ इंतहाई नफासत से तरसे हुए नाखून सफ़ेदी मुँह में हाथ जो इसके फाइल पर धरे थे, और वो इसका घोंसला सा सर अब उजली शफाफ नाक घुटनों तक पहुँचती, लाइट ब्राउन बालों की चोटी और
लाइट ब्राउन जहानत से चमकती हुई रोशन आँखें। कितनी ही देर तक वो यकीन और बेयकीनी की कैफियत में रहा, और फिर भी सबसे बड़ी बात सरताज का रवैया। वो तो बिल्कुल अनजान बनी हुई थी, शनासाई की कोई हल्की सी रमक भी इसकी आंखों में नहीं थी। अस्पताल में रोज ही सामना हो जाता, मगर इसके रवैये में कभी भी ये जाहिर नहीं होता कि वो इसका कज़न है। वो दोनों किसी अजनबी की तरह एक दूसरे के सामने आते थे। सीनियर होने की वजह से वो इसकी इज्जत करती थी, इज्जत तो वो फहद की भी करती थी, मगर फहद था कि इस पर लट्टू हुए जा रहा था। अज़म को ना चाहते हुए इस पर गुस्सा आ जाता। गुस्सा तो इसे सरताज पर भी बेतरह आता, जो माश के आटे की तरह ईंट गई थी। इसके लिए तो बाइसे फखर थी ये बात कि वो अज़म की कज़न थी, और ना सिर्फ कज़न बल्कि मनकूहा भी। बेनियाजी की हद थी। इसने अपने किसी साथी को नहीं बताया कि अज़म इसका कितना करीबी रिश्ता है। फिर वो खुद क्यों इसे मुतारफ़ कराए? वो कोई इससे जान पहचान करने के लिए मरा थोड़ी जा रहा था। हाँ, अम्मा ने इससे शिकवा ज़रूर किया। अम्मा, आपने अपनी भांजी के बारे में मुझे कुछ बताया भी नहीं। क्या क्या नहीं बताया? सब्जी बनाते हाथ लम्हा भर को रुक गए। यही कि वो मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही है और वो डॉक्टर बन गई है। तुमने कभी पूछा तुम्हें अब इसकी ज़्यादा दिलचस्पी ही क्या थी? वो कुछ भी करती फिर ये। मगर अम्मा, मैं तो इतनी कमज़हन डल होती थी। और फिर ना बच्चे, वो कम जहन नहीं थी, बचपन से ही बहुत ज़हीन थी, बस तवज्जो नहीं देती थी। तेरे अल्फाज, तेरा रवैया इसके लिए चैलेंज बन गया। तू ही तो था जब इसने फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छे नंबर्स लिए थे, मगर तुझे खबर ना हुई तो पूछता था ना कि मैं इसका सबसे ज़्यादा ख्याल क्यों रखती हूँ। तो बेटा, हर अच्छे अमल का सिला एक इंसान में ज़रूर आता है। मैं तुम लोगों की बेहतरी के लिए इसे अवलियत देती थी। मुझे पता था मेरा रब मेरी नेकी का सिला मेरी औलाद को ज़रूर देगा। और देख लो तुम लोग कैसा फल फूल रहे हो। बेटा, अल्लाह ताला चाहे छोटे गुनाहों को दरगुजर कर भी दे, मगर छोटी सी छोटी नेकी को भी रायगा नहीं करता। कभी भी किसी का अच्छा फल मिल ही जाता है। मेरे सारे बच्चे जो इतने नेक और फर्मा बरदार हैं, बुराइयों से बचे हुए हैं, और मेरी बच्चियों को इतने अच्छे रिश्ते मिल गए हैं, ये सब इसी का नतीजा है। हाँ, बस एक गलती हो गई मुझसे। शादी तो दो दिलों की राजी होने का नाम है। मैंने तुम्हारा साथी ज़बरदस्ती की, तुम्हारे सिरा से थोपने की कोशिश की, सिर्फ इसी वजह से कि कभी मुझे तुम्हारा मुस्तकबिल रोशन नजर आता था, और मैं इसके लिए तुम्हारे जैसा ही साथी चाहती थी। जरी ने वो सारी बातें बता दी थी जो तुमने उसे कही। तो बेटा, मुझे इस चीज़ के लिए माफ़ कर देना। तुम जहाँ चाहोगे तुम्हारी शादी वहीं होकर, जहाँ तुम चाहो सरताज को इस बंधन से आज़ाद कर दो। आखिर में अम्मा के लहजे में दुख सा उतर आया, और वो खुद भी कुछ मुस्तरब सा हो गया था, और अपना इज़्तिराब खुद इसे भी समझ नहीं आ रहा था। वो तो खुद दिल से चाहता था कि जल्द से जल्द सरताज को तलाक दे दे, मगर अपने गिले से ये तो उतार कर फेंके, मगर कहीं कोई गड़बड़ हो गई थी। दूसरी तरफ डॉक्टर फात की दिलचस्पी दिन ब दिन सरताज में बढ़ती ही चली जा रही थी। अज़म को के मारे बुरा हाल था। अब तो फात और सरताज से हल्की फुल्की गुफ्तगू भी कर लेता था। वो सरताज से अपना ताल्लुक ज़ाहिर करना चाहता था, मगर इसकी मैं इसे ऐसे करने नहीं देती थी। और फिर आखिरकार एक दिन डॉक्टर उस्मान की बसीरत अफरोज़ तकरीर ने इसकी मैं का भी खात्मा कर दें। दोनों में एक खातून बाईपास के लिए अस्पताल में एडमिट थी। ऑपरेशन के बाद वो खातून होश में नहीं आई। हादसे तशवीशनाक सूरत हाल थी। डॉक्टर उस्मान पूरी रात अल्लाह की इबादत करते रहे और इस खातून के होश में आने की दुआएं मांगते रहे, और सुबह तकरीबन 6 बजे खातून को होश आ गया। डॉक्टर उस्मान ने सजदा शुक्र अदा किया। इसी खुशी में दूसरे दिन इन्होंने तमाम स्टाफ को एक छोटी सी पार्टी दी थी। फर्शी निश्त पर वो तमाम लोग और काफ़ी लुत्फ़ अंदोज़ होते हुए हल्की फुल्की गुफ्तगू भी करते रहे थे। डॉक्टर उस्मान बता रहे थे कि एक ज़माना था कि मुझे अपने आप पर बड़ा घमंड, बड़ा नाज था। मेरा हर ऑपरेशन कामयाब होता था। मेरे अंदर मैं की गिरदान शुरू हो गई। तकब्बुर का नशा पूरे तौर पर मुझ पर हावी था। बस फिर क्या था, अल्लाह ताला को मुझे हदायत देना थी। एक बिल्कुल मामूली सा केस, ऐसा शख्स जिसको हार्ट अटैक भी नहीं हुआ था, इसका मैंने ऑपरेशन किया और वो बंदा पता नहीं कैसे ख़त्म हो गया। ये पहला धचका था। फिर इसके बाद फिर ऐसा ही हुआ। मेरी साख को न सिर्फ नुकसान पहुंचा, बल्कि लोग मुझे इल्ज़ाम देने लगे कि मैं जानबूझकर ऐसे काम करता हूं जिससे लोगों की जानें चली जाती हैं। तब मैंने खुद अपना मुहासबा किया। अच्छे वक्त एहसास हुआ कि ये मैं कुछ नहीं होती, बस तू ही तो असल चीज़ है। हमारा वजूद किसी काबिल नहीं जब तक वो अपनी ज़ात मेहरबान ना हो। करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला की है। अगर अल्लाह ना चाहे तो हम एक इंच भी अपनी जगह से नहीं हिल सकते। इसके बाद इसने पूरी रात जाकर अल्लाह ताला की इबादत की, अपने गुनाहों की गफलत की माफ़िया मांगी, रोया गिड़गिड़ाया, और मेरे अल्लाह ने मुझे मायूस नहीं किया। एक इंतहाई सीरियस ऑपरेशन अल्लाह के हुक्म से कामयाब हो गया। और आज जब मुझे भी कोई मुश्किल पेश आती है तो मैं अपने अल्लाह से रुजू करता हूँ। सबसे बड़ा कारसाज और मददगार है। पता है, अल्लाह मिल जाए वो दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान बन जाता है। बाज़ खुश नसीब होते हैं ऐसे कि जिन पर अल्लाह ताला खुद ही मेहरबान हो जाता है, मगर ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अल्लाह को पाने के लिए मेहनत करना पड़ती है, अना को मारना पड़ता है, अपने नफ्स पर कोड़े बरसाने पड़ते हैं। जब तुम्हारे मद्दे मुकाबिल कोई ऐसा हो कि तुम इसे पसमा कर सकते हो और इसे नीचा दिखाने के लिए तुम्हारा दिल बेचैन हो रहा हो, मद्दे मुकाबिल तुम्हें गालियाँ दे रहा हो, हत्ता कि तुम्हारे मुंह पर थूक भी दे, और तुम्हारा दिल चाहे कि तुम इसका
गला दबाओ, चीर फाड़ कर रख दो। ऐसे ही अगर तुम इसे सिर्फ अल्लाह के लिए माफ़ कर दो, और ना सिर्फ माफ़ कर दो बल्कि खुद इसे माज़रत कर लो कि शायद कसूर मेरा ही था, ऐसा कहते हुए तुम्हारा दिल खून हो जाएगा, और ये दिल का खून हो जाना ही कुर्बत इलाही की निशानी है। कभी ऐसा मरहला आए तो अल्लाह से दुआ मांग कर देखना, कैसा नवाजता है ऐसे वक्त में अल्लाह ताला। तो मेरे बच्चों, अपने अंदर से मैं का खात्मा बेहद ज़रूरी है। हम लोग सिर्फ मेहनत करते हैं, सिला तो अल्लाह ही देता है। हर वक्त हर पल हमें इसका शुक्रगुजार रहना चाहिए। इसका शुक्र अदा करने के लिए इतना ही काफ़ी है कि हमारे सर पर आसमान और पैरों तले ज़मीन है। वो सब ही दम साधे डॉक्टर उस्मान की बसीरत अफरोज़ नसीहतें सुन रहे थे। इनका लहजा इतना गदास था कि कोई भी मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकता था। खुद अज़म ने अपना इंतसाब किया तो मालूम हुआ कि इसके अंदर तो मैं की गिरदान काफ़ी अरसे से और ज़ोर शोर से जारी थी। अगर अल्लाह ताला ना चाहता तो वो एक डॉक्टर बन सकता था। नहीं, हरगिज़ नहीं। आज वो जिस मुकाम पर था वो सिर्फ अल्लाह का फजल और मेहरबानी थी। इसने तो सिर्फ थोड़ी सी मेहनत की थी। माँ की नेकियों के सिले में इसे अल्लाह ताला ने इस मनसब तक पहुँचाया था, और वो किस तरह अल्लाह की नवाजिश और मेहरबानी को फ़कत अपनी ताकतों का नतीजा समझता रहा, और दूसरे लोगों को किस तरह कमतर महसूस करता रहा था, खास तौर पर सरताज को। इस बार जब डॉक्टर फात ने इसे बताया कि वो जल्द ही अपनी वालदा को सरताज के घर भेजेगा, इसने हादसा तब कर कहा, हम हाँ इसी के पीछे पड़ गए हो सकता है वो पहले से एंगेज हो या इसका निकाह हो चुका हो। लो हम वाही फहद हादसा बरमान किया। बदफाले मुँह से ना निकालो, अगर ऐसी कोई बात होती तो सबको पता चल जाता। अच्छा जो भी है, बस तुम इसका पीछा छोड़ दो। क्यों, तुम्हें क्या तकलीफ़ है? वो झुंझला सा गया। तकलीफ़ मुझे यूँ है कि वो मेरी कज़न है, और ना ही मेरी कज़न बल्कि हमारा निकाह भी हो चुका है। डॉक्टर फहद बेहोश होते होते रह गया। डॉक्टर जरताज तुम्हारी मनकूहा है? नहीं यार, तुम मजाक कर रहे हो। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था। कहो तो लिख कर दे दो। इसके यकीन ना करने पर वो चिढ़ गया। यार बड़े कमीने हो तुम, पहले क्यों नहीं बताया? मैं पता नहीं क्या अव्वल फोल बकता रहा था। अगर बता देते तो कभी भी इसकी तरफ आंख उठाकर भी ना देखता, इसने हासी शर्मिंदगी से कहा। एक तो वो खुद इतना मसरूफ था कि घर में सिर्फ सोने के लिए ही जाता था, और बाज़ दफ़ा तो रात भी अस्पताल में ही गुजारना पड़ती। जितना वो वक्त घर में मौजूद होता तो सरताज जाने किस कोने खुदरे में छुपी रहती। वो इसे अगर ढूंढने की कोशिश भी करता तो नाकाम हो जाता। हाँ, रिदा सोफिया की शादी में जब इसने घर पर आया तो वक्त गुजारा था तो सरताज भी कई बार सामना हुआ, मगर इसने कभी अज़म को काबिल इतना नहीं जाना। इसके सामने से किसी अजनबी की तरह गुजर जाती। हारिस, फरहान, अब्बा और अम्मा के सारे काम सर अंजाम देती, मगर इसे कभी पानी तक पिलाने की जहमत गुवारा नहीं की थी। एक वक्त था बहुत भी यही चाहता था, इसके साथ से ली हुई कोई चीज़ खाना नहीं चाहता था, मगर अब इसकी तो बेतहोजी ने इसे परेशान करके रख दिया था। मेहंदी वगैरह की तकरीब में जब सरताज और दूसरी लड़कियां हल्ला गुल्ला कर रही होती, गाने गाती, और हारिस भी इनके साथ सर मिलाता, ऐसे में अगर अज़म इंजॉय करने के लिए इस महफिल में आ जाता तो वो सब एहतराम में खामोश हो जाते, इसी तरह जैसे इन सबको सांप सूंघ गया हो। अज़म का दिल चाहता वो इसके सामने भी हंसे, खिलखिलाए और गाने गाए। अपने मुंह से जो कहते हुए इसे झिझक महसूस होती थी, इसलिए वो खामोशी से उठकर अपने कमरे में आ जाता। रिदा और सोफिया रुखसत होकर चली गईं। घर में खामोशी सी दार आई। वो दोनों अज़म की तमाम ज़रूरियात का ख्याल रखती थी, और अगर वो आधी रात को भी आता तो कोई ना कोई बहन जाग रही होती जो इसे खाना गर्म करके देती। सुबह नाश्ता भी वही बना कर देती। अम्मा तो अपने घुटनों की दर्द की वजह से लाचार हो गई थी। रिदा और सोफिया के जाने के बाद सबसे ज्यादा परेशानी अज़म को ही हुई थी। सुबह नाश्ता तो मिल जाता, काम वाली कमरा भी साफ कर जाती, कपड़े भी प्रेस किए हुए मिल जाते, मगर जब वो रात को देर से घर आता तो अक्सर ही भूखा सो जाता। गेट की चाबी इसके पास भी होती थी। अक्सर ही उसे आते आते 1 डेढ़ बज जाता। अगर इसमें हिम्मत होती तो खाना गर्म करके खा लेता, वरना भूखा ही सो जाता। इस दिन भी वो सिर्फ नाश्ता करके गया था। मसरूफियत की बिना पर दोपहर पर भी सिर्फ एक सैंडविच खाया था। वो घर आते आते 12:30 बज गए थे। तो एक थकन फिर भूख, बहुत ही अबतर हालत हो रही थी। इसके मुंह हाथ धोने के बाद इसने किचन का रुख किया। खिलाफ मामूल किचन की लाइट ऑन थी, और अंदर से किसी के बोलने की आवाज़ भी आ रही थी। जिस वक्त इसने किचन की चौखट पर कदम रखा, जरताज छोटी टेबल के सामने बैठे हारिस के आगे गर्मा गर्म बिरयानी की प्लेट रख रही थी। अज़म का दिल जल कर खाक हो गया। यानी बीवी मेरी और हाथेदारियाँ हारिस की जाती हैं। मैं ठंडा और बासी खा कर सो जाता हूँ, और वो निचला होंठ दांतों तले दबाकर इसने खुद को कुछ भी तल्ख बोलने से रोका और अंदर आ गया। इस दौरान हारिस की नज़र इस पर पड़ चुकी थी। अरे भाईजान, आप आए ना, खाना खा लें, बड़ी मज़ेदार बिरयानी है, आपको भूख भी लग रही होगी। हारिस ने खड़े होकर इसे कुर्सी पेश की। अज़म तने हुए चेहरे के साथ कुर्सी पर बैठ गया। हारिस अपनी प्लेट इसके आगे रखते हुए ज़रतार से बोला, मेरे लिए और चावल गर्म कर दो। इसने चुपचाप बर्नर जलाया और खाना गर्म करने लगी। अज़म को भूख इतनी शदीद लग रही थी कि इसने फ़ौरन ही खाना शुरू कर दिया, जबकि ज़रताज इसी खामोशी से हारिस के आगे खाना रखकर किचन से बाहर चली गई थी। खाने के बाद अज़म को चाय की तलब हो रही थी। हारिस ने अपने और इसके चाय बनाई, ज़रताज ने तो पलट कर ही खबर ना ली थी। बस इस दिन के बाद से अज़म इसकी हर बात नोट करने लगा। सुबह ही सुबह वो अब्बा, हारिस और फरहान को नाश्ता कराती, इनके जूते मोज़े तैयार रखती, कपड़े प्रेस करके इनके हाथों में पकड़ाती, साथ साथ नोक झोंक भी जारी रहती, और वो अपनी सारी तैयारियां खुद करता। जब कमरे से बाहर आता
जाता तो तख्त पर तैयार रखा नाश्ता करता। दही, बॉयल अंडा, स्लाइस, मक्खन और एक कप दूध, एक ही रूटीन। कभी इसकी पसंद पूछने की तौफीक ना होती। अम्मा वहीं तख्त पर मौजूद होती। इसे सही तरह से नाश्ता करने की तलकीन करते हुए कमरे में होता तो हारिस और फरहान की आवाज़ें इसके कानों में पड़ती रहती। बाजी, मुझे अच्छा सा पराठा बना दो ज़री, प्लीज़ मेरे लिए कीमा भून देना, और हाँ, एक कप स्ट्रॉन्ग सी चाय। और इसी किस्म की दूसरी फरमाइशें। जब वो इन बातों पर गौर करने लगा तो खड़कने की आदत खुद बहुत ही बढ़ गई। ज़रा एहसास नहीं है मेरा, चीज़ें उठा उठा कर पटकता, झुंझलाता अम्मा के सर पर जा खड़ा होता। अम्मा, मेरे मोज़े नहीं मिल रहे, कमरा गर्द से अटा हुआ है, या रात को भी ठंडा खाना खाकर सोता है, और परसों रात तो खाना ही नहीं खाया, भूखा रह रह कर कमज़ोर हो रहा हूँ, मेरा तो कोई परेशान हाल ही नहीं है, सुबह के जैसा नाश्ता कर कर के दिल ऊब गया है। वो बच्चों की तरह बसूर रहा था। अम्मा ने बड़ी बेचारगी के साथ उसे देखा। बच्चे, क्या करूँ, ये घुटनों का दर्द खड़ा ही नहीं होने देता, वरना मैं कुछ न कुछ करती तेरे लिए। अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। ओफो, वो शर्मिंदा सा हो गया। अम्मा, आप भी कोई उम्र है ये सब करने की, फिर कौन करेगा। जरताज का नाम लबों तक आते आते ही रह गया। वो होंठ बज कर रह गया। अम्मा भी जान बूझ कर अनजान बन गई। इनकी भी एक ही जिद थी कि जब तक वो खुद अपने मुंह से ना कहेगा वो कुछ भी नहीं करेंगी। आखिर को वो इसकी माँ थी। वैसे तो इसे फरागत कम ही नसीब होती थी, मगर जुम्मा वाले दिन इत्तेफाक से इसे घर में रहने का मौका मिल गया था। और ये भी इत्तेफाक ही था कि जरताज भी घर पर ही थी। शाम का वक्त था। अम्मा नीचे लाउंज में सोफे पर बैठी थी। वहीं इनके घुटनों पर हाथ रखे कारपेट पर बैठी जरताज धीमी आवाज़ में इनसे बातें कर रही थी। तभी अज़म के कमरे से धड़ाधड़ की आवाज़ें आना शुरू हो गईं। जब काफ़ी देर तक चीज़ों की फटाफट खत्म ना हुई तो अम्मा ने वहीं से बैठे बैठे आवाज़ दी, क्या बात है अज़म, क्या ढूंढ रहे हो। कमरे से निकलकर वो ग्रिल के पास आ खड़ा हुआ। अम्मा, एक फ़ाइल गुम हो गई थी, वो ढूंढ रहा था, सारा कमरा उलटा हो गया है, किसी से कहीं समेटते। वो कौन था ये अम्मा बखूबी जानती थी। जा बेटा, जाकर देख कमरे का क्या हशर है। अम्मा, मैं वो बड़ाई बुरी बात है बेटा, आखिर को तुम। अम्मा प्लीज़। इस कारीज देखकर अज़म नीचे आ गया। इस पर नज़र डाले बगैर जरताज तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ गई। कमरे में जाकर सबसे पहले कमरा लॉक किया और फिर एतराफ़ का जायज़ा लिया। कमरे का पूरा कबाड़खाना बना गए थे मौसूफ। बेड की चादर, तकिए, कंबल और वार्डरोब के कपड़े, सारी चीज़ें ज़मीन बोझ थी। इसने सबसे पहले बेड पर चादर बिछाई, तकिए रखे, फिर कुशन समेटे, कंबल तह किया, फिर कपड़े तह करके अलमारी में रखते हुए अचानक इसे 7 साल पहले का वो मंजर याद आ गया जब अज़म ने इनके हाथ से कपड़े छीन कर फेंक दिए थे। अज़म के इस दिन के रवैये ने इसे कितना तड़पाया था। कितने ही दिन तक वो रोती रही थी और इसने अहद किया था कि वो अज़म के पास कभी नहीं जाएगी, मगर इस दिल का क्या करती जिस पर पहरे बिठाते बिठाते वो अधमोई हो गई थी। दूसरी तरफ चंद मिनटों बाद ही अज़म ऊपर आ गया। दरवाज़ा देखे कर अंदर आना चाहा तो लाक ने इसका मुँह चढ़ाया। बुरी तरह से खोल कर रह गया। ज़ोर ज़ोर से 2-4 हाथ दरवाजे पर मारे। जरताज उछल कर रह गई। बददिल हास्ता दरवाज़ा खोलना पड़ा। दरवाजे को धक्का देकर वो अंदर ही दाखिल हुआ और जरताज ने कतरा कर बाहर निकलने के लिए भी कदम बढ़ाए। अज़म का पारा एकदम हाई हो गया। उसे कलाई से दबोच कर अंदर खींचा और बेड पर पटक दिया। जरताज हैरान हो गई। इसके रेशमी बाल जो हल्के से जुड़े में मुश्किल में थे खुलकर बेड पर फैल गई। आसमानी चादर गोया सोना सा बिखर गया। अजीम मदहोश हो गया। वो कोहनियों के सहारे ऊपर होकर खौफज़दा नज़रों से अज़म को देखने लगी। क्यों दूर भागती हो मुझसे, इतना क्यों कतराती हो, इतना ज़्यादा। मैं कोई गैर नहीं हूँ, तुम्हारा शौहर हूँ। बेड पर दोनों हाथ इसके तरफ रखकर झुकते हुए हमवार लहजे में कहा गया। इसकी शर्ट से उठती खुशबू और जरताज के भी हवास छीनने लिए जा रही थी, मगर इसने बहुत जल्द खुद पर काबू पा लिया। इसे दोनों हाथों से परे धकेलते हुए वो उठकर बैठ गई। किसने कहा कि आप मेरे शौहर हैं? सारी दुनिया देखती है और कहती भी है। वो इसके बालों की लिट को उंगली पर लपेटते हुए इसने इत्मीनान से कहा था, दिल के कहने से क्या होता है, आपने तो इस रिश्ते को तस्लीम नहीं किया था। आपने तो अमेरिका पहुंचते ही मुझे तलाक भिजवाना थी। क्या हुई है वो सारी बातें, वो जिल्लत, वो तौहीन। लम्हा भर में वो सारे मंजरे जरताज की आंखों के सामने आ गए। इसका दिल भर आया। आप तो कहते थे कि आप मर जाएंगे, मगर ये साथ कबूल ना करेंगे। अज़म नादम सा हो गया। इन सब बातों को भूल जाओ जरताज। सारी ज़िंदगी में जरताज ने पहली बार इसके सामने मुँह से अपना नाम सुना था। आज से पहले अपना नाम उसे कभी इतना अच्छा नहीं लगा था। इसके लहजे की हलावत और चाहत ने इसके अंदर को वो खूबसूरती अता की थी कि जरताज के सारे गिले शिकवे जाते रहे, मगर कमज़ोर सा एहतजाज तो करना ही था। क्यों भूल जाओ इन बातों को, वो बातें तो मेरे दिल पर नक्श कर गई हैं। प्लीज़ जरी मेरी बात समझो ना। इस वक्त मेरा दिमाग ख़राब था, मुझे अपने आप पर बहुत नाज था, मैं खुद को बहुत बड़ी चीज़ समझता था। और अब क्या हुआ? अब ये कि मैं अल्लाह का बंदा और तुम भी अल्लाह की बंदी, हिसाब बराबर, ना कोई बड़ा ना छोटा। इसने हल्के फुल्के अंदाज में कहकर इसके बाल खींचे। और इन तमाम बातों के लिए जिनसे तुम्हारे दिल रंज हुआ, इसके लिए सॉरी। क्या आप इस तरह सॉरी कहने से आपके अल्फाज जो गाँव डाले हैं क्या वो मिट जाएंगे? इससे दूर होते हुए जरताज इसे घूरते हुए पूछा,
तो फिर तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? क्या नाक रखूं तुम्हारे आगे या हाथ बांध कर खड़ा हो जाऊं कि देवी जी माफ़ कर दें? इसने चुबा चुबा कर कहा था। जरताज के माथे पर भी बल पड़ के इसे घुटते हुए वो एक झटके से खड़ी हुई और तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ी, मगर इसकी कलाई फिर अज़म के हाथ में थी। इतना नहरा क्यों दिखा रही हो? अभी अम्मा से जाकर कहता हूँ कि कल ही रुखसती करवा दें। फिर तो जाए ना, कहीं अम्मा से मुझ पर क्या रोक डाल रहे हैं? एक झटके से हाथ छुड़ाकर वो कमरे से निकल भागी। वो भी बाहर निकल आई। जरताज आखिरी सीढ़ी पर खड़ी अपनी बेतरतीब धड़कनों को काबू करने की कोशिश कर रही थी। एक भरपूर मुस्कुराहट के साथ अज़म ने विकड़ी का निशाना बनाया और जरताज ने सुर्ख होकर सर खुजाना शुरू कर दिया। अज़म जोर से हंस पड़ा। फितरत कभी बदल नहीं सकती, मगर अब इसका अपना ज़हन तब्दील हो चुका था, इसलिए इसे गिन नहीं आती थी, बल्कि इसे ये हरकत भी महबूब की एक अदा ही लगी थी।